बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स 11th क्लास चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फिजिक्स पॉइंट बाय एसोसिएट से स्टूडेंट पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टर्म्स यूनिट वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर विच हैज सिंगल मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। किसी भी यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं उस वेक्टर के ऊपर हैट का साइन लगाकर। वैसे हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है, दूसरा उसके साथ डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन हमें क्या देते हैं, वेक्टर्स देते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास इसी तरह से पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे आप। द पोजीशन वेक्टर आर इज अ वेक्टर दैट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिन। अगर कोई आपको ओरिजिन के लिहाज से वेक्टर पोजीशन को डिस्क्राइब कर दे तो उसको आपने पोजीशन वेक्टर का नाम दे सकते हैं। जैसा कि अगर टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जिसको हम प्लेन कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स और वाई को प्लेन कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेटर पॉइंट हमारे पास ए और बी हैं। इनका मतलब है ए यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस है, बी यूनिट अलोंग पॉइंट हमारा वाई एक्सिस है। इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ए आई प्लस बी जे। ए हमारी मैग्नीट्यूड है और आई आपकी क्या है, डायरेक्शन। इससे आप समझ सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा चूंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ डायरेक्शन भी है। बी जो है वो हमारे पास मैग्नीट्यूड है, जे डायरेक्शन है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि बी के लॉन्ग जो आपके पास यूनिट वेक्टर है वो वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है वो बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। से दैट इन पॉइंट्स की नेम रख लो, ए को 4 कह लो, बी को 5 कह लें। तो पॉइंट पी की कैसे लोकेशन बताएंगे आप, आर इज इक्वल टू 4i प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 5j। 4 यूनिट लॉन्ग एक्स एक्सिस और 5 यूनिट लॉन्ग वाई एक्सिस होगा। सिमिलरली अगर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की आप बात करें स्पेस के अंदर पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे 3 पॉइंट होते हैं ए बी एंड सी। फर्स्ट फॉर एक्स एक्सिस, सेकंड फॉर वाई एक्सिस, थर्ड फॉर जी एक्सिस। उसको रिप्रेजेंट करना है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ए इज द मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस जो कि आई डायरेक्शन बता रही है एक्स एक्सिस की। बी यूनिट लॉन्ग वाई एक्सिस जो कि जे बता रहा है डायरेक्शन ऑफ वाई की। सी लॉन्ग जी एक्सिस जो कि के डायरेक्शन बता रहा है आपको जी एक्सिस की। तो इस तरह कोई भी नंबर हो सकते हैं 2, 3 एंड 4। इस तरह आप उस पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में पोजीशन वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन द गिवन डायरेक्शन। मैंने एक स्केच बनाया यहाँ पे, ये एक प्लेन है। इसके अंदर यूं समझे यहाँ पे आपके पास फोर्स एफ है। इस फोर्स एफ का सामने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, एफ वाई। इसके नीचे वाला कौन सा होगा, एफ एक्स। तो एफ वाई और एफ एक्स जो है वो कंपोनेंट होंगे एफ वेक्टर के। तो वर्टिकल को आपने साइन या वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ साइन थीटा भी कह सकते हैं या एफ वाई कहेंगे। इसको एफ कॉस थीटा भी कह सकते हैं या एफ एक्स कहेंगे। अगर दो कंपोनेंट में एंगल 90 डिग्री बने तो उनको आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का नेम देना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन देखें, the vector sum of three vector gives zero resultant, what can be the orientation of the vectors if three vectors are drawn to make the closed triangle। जैसा जी नीचे आपको पिक्चर में नजर आ रही होगी, their vector sum will be zero, it is known as law of triangle। अगर क्लोज ट्राइंगल हो तो उनका वेक्टर सम जीरो होता है। इसके अलावा कोई भी क्लोज फिगर हो उनका वेक्टर सम हमेशा जीरो होगा क्योंकि क्लोज फिगर के अंदर रिजल्टेंट की प्लेस नहीं बचती। तो कंसीडर करें ए बी एंड सी आपको फिगर में दिखाए गए हैं। इट इज क्लियर दैट सम ऑफ वेक्टर इज जीरो बिकॉज टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। तो लास्ट वेक्टर कौन सा था, सी। टेल कौन सी है, फर्स्ट वेक्टर की। तो सी का हेड फर्स्ट की टेल को कोइंसाइड कर गया तो रिजल्टेंट वेक्टर की प्लेस नहीं बचती, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। सिमिलरली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, a vector lies in xy plane for what orientation will both of its rectangular components be negative। किस तरह से वेक्टर को ड्रा करेंगे, किस तरह की ओरिएंटेशन होगी कि उसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हों। अगर आपका वेक्टर ए लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, इसमें एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा, बोथ कंपोनेंट्स विल हैव नेगेटिव साइन। उसके अलावा बी जो उसका देखें, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल इट्स कंपोनेंट हैव अपोजिट साइंस। अगर आप देखें क्वाड नंबर 2, इसमें एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, मीन आपके पास दोनों अपोजिट साइन रखते हैं। सेकंड के अंदर अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट देखें, इसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई क्या है, नेगेटिव है।
इसमें भी दोनों का रखेंगे अपोजिट साइन। तो दोनों नेगेटिव वेक्टर उस वक्त होंगे कंपोनेंट उसके नेगेटिव जब थर्ड में होगा, अपोजिट साइन उस वक्त होंगे जब वेक्टर ए सेकंड में होगा या वेक्टर ए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास 4 में क्या है, इफ वन ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी जीरो, एक्सप्लेन। तो स्टूडेंट हमें पता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, अगर एक कंपोनेंट वेक्टर का जीरो नहीं होगा तो मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं होती। चूंकि माड का फॉर्मूला फॉर प्लेन ज्योमेट्री हम यूज करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर स्पेस में होता तो ए एक्स प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाता, सी जो है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए की फॉर्म में 3 स्पेस में भी यूज कर सकते थे। इसमें मैंने प्लेन रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैंने कहा है ए एक्स जीरो नहीं है जबकि ए वाई जीरो है। अगर ए वाई की जीरो वैल्यू पुट की जाए तो आपका ए वेक्टर क्या निकलेगा, ए ऑफ एक्स स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल। स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो वेक्टर और वेक्टर का कंपोनेंट सेम तो हो सकते हैं लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है कि आपका जो वेक्टर है, से दैट ये वेक्टर मैंने ए शो किया हुआ यहाँ पे इस तरह से, ये वेक्टर आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर कोई वेक्टर आपका अलोंग एक्स एक्सिस लाई करेगा तो उसका वाई कंपोनेंट आपने जीरो मानना है। इसलिए हमारे पास जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड है उसके कंपोनेंट के इक्वल तो आ सकती है लेकिन कभी भी जीरो नहीं होती। वेक्टर की मैग्नीट्यूड उस वक्त जीरो होगी जब आपके पास उसके सारे कंपोनेंट जीरो है, जैसा कि नल वेक्टर है तो जो ओरिजिन पे लाई करेगा, लिहाजा इस केस में कभी भी जीरो नहीं हो सकती। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट दैट इज देन द ग्रेटर, can a vector have component greater than the vector's magnitude? No. A vector cannot have a component that the greater than the vector magnitude because component of vector is always part of a vector. मतलब कंपोनेंट जो होते हैं ना, जैसे दैट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मैं बात करूं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेन वेक्टर के पार्ट्स होते हैं। कभी भी कोई पार्ट ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता, जिसको मैंने मैथमेटिकल रिलेशन में आपको दिया हुआ है। ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, ए वाई स्क्वायर। तो ए एक्स और ए वाई कोलेक्टिव होकर ए का मैग्नीट्यूड दे रहे हैं वेक्टर ए का। अगर इसके आप यूं कहें कि ए एक्स ए से बड़ा होगा, इट इज इम्पॉसिबल। आप ये कहें ए वाई मैग्नीट्यूड से ग्रेटर हो सकता है, इट इज आल्सो इम्पॉसिबल। मैक्सिमम केस में, जैसा कि पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में हमने बताया आपको, मैक्सिमम केस में वेक्टर की मैग्नीट्यूड वेक्टर के कंपोनेंट के इक्वल तो हो सकती है लेकिन कभी भी वेक्टर का जो कंपोनेंट है वो उसकी मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता। ये क्लियर कट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू? नो, बिकॉज मैग्नीट्यूड के अंदर हम स्केयर यूज करते हैं। किसी वैल्यू का जब स्केयर करते हैं तो स्केयर नेगेटिव वैल्यू को ऑपरेट करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। से दैट -2 का स्केयर हो और यहाँ -6 का स्केयर हो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर लाई कर रहा है, ए एक्स भी नेगेटिव मान लें आप, ए वाई भी नेगेटिव माने, तो माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बनेगा। हेंस हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज आफ्टर स्क्वेयरिंग इट्स वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव। तो कभी भी मैग्नीट्यूड वेक्टर की नेगेटिव नहीं आती, क्योंकि जब आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर लेने से उसका आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अगर दो वेक्टर हैं आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0, अगर दो वेक्टरों का सम 0 है, व्हाट कैन यू से अबाउट कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स? अगर दो वेक्टरों का सम 0 है तो उनके कंपोनेंट का सम भी किसके इक्वल होगा, 0 के। say that a and b two vectors हैं whose sum is equal to 0, then one vector is negative of other vector. say that एक वेक्टर a है दूसरा b है। इसका मतलब ये होगा कि एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर के नेगेटिव के इक्वल होगा। a वेक्टर इज इक्वल किया जाएगा आपके पास माइनस b वेक्टर। तो वन वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर। तो इस तरह अगर ये a कंपोनेंट लगा दें और ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट b के लगा देंगे, तो अब हमने x वाली इकट्ठी कर ली, y वाली रकमें इकट्ठी कर लेनी है। x वाली में से i कॉमन आ गया, y वाली में से j कॉमन आ गया। तो ax प्लस बी एक्स इंटू आई इज इक्वल टू 0, आई की इक्वल रख लें, तो x प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर वेक्टर का सम 0 है तो उनके कंपोनेंट का सम भी 0 निकल आया। इस तरह से अगर ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। वेक्टर का सम 0 है तो उनके कंपोनेंट का सम भी 0। वन वेक्टर अगर नेगेटिव के इक्वल आप इस तरह कंसीडर कर लें तो एक वेक्टर के कंपोनेंट जो होते हैं दूसरे वेक्टर के नेगेटिव कंपोनेंट के इक्वल होंगे। आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, बी एक्स के। इस तरह से ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको आपने इस तरह मैथ रिलेशन में पेपर में एक्सप्लेन करना है
तब आपको पूरे 2 नंबर मिल सकते हैं इसके। 8 क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस वुड अ वेक्टर हैव कंपोनेंट दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड? When the theta is equal to 45 degree, the components will have equal magnitude for a vector making an angle of 45 degree with x-axis. अगर कोई x-axis के साथ वेक्टर a से दैट a वेक्टर है आपका x-axis से 45 के एंगल बनाएगा तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होंगे? सेम। आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने का फार्मूला या आना चाहिए। ax इज इक्वल टू क्या होगा? a cos थीटा। ay इज इक्वल टू होता है a sin ऑफ थीटा। तो अगर cos 45 की वैल्यू ली जाए तो 1/√2 आती है। sin 45 की वैल्यू ली जाए इसका आंसर भी 1/√2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से ये बात साबित है कि ax भी a/a का √2 आ रहा है, ay भी a/√2 आ रहा है। तो अगर कोई भी वेक्टर x एक्सिस का 45 के एंगल बनाएगा तो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का आंसर सेम आएगा। इस तरह स्टूडेंट एक इसका और भी तरीकाकार होता है एक्सप्लेन का। से दैट ax इज इक्वल टू ay, a cos थीटा इज इक्वल टू a sin थीटा, a से a कट गया। उसके बाद a sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, sin ओवर cos इज इक्वल टू 1, sin ओवर cos क्या देगा? tan, tan उधर जाकर क्या हो जाएगा? इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 145 डिग्री। इस मेथड से भी इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये जरा इजी था इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिख के दे दिया आपको। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 9। Is it possible to add vector quantity to scalar quantity? Explain. No, it is not possible to add scalar quantity to vector quantity because these are two different physical quantities. Vectors are added by using head to tail rule of vector additions. तो vectors को हम add करते हैं head to tail rule of vector additions के साथ, जबकि जो scalars होते हैं, scalar को हम simple arithmetic और algebraic expressions की मदद से solve कर सकते हैं। Hence we can say that vectors cannot be added to scalar because both are two different physical quantities and different physical quantities cannot be added to each other. Can you add 0 to null vector? It is also same as like that of question number 9. No, 0 cannot be added to the null vector because 0 is a scalar quantity and null vector is a vector quantities. Vector quantities follows the हमारे पास geometric rules say that right, इसके अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से आप इनको ऐड करते हैं। इसमें आप राइट हैंड रूल लगाएंगे तो इसको हम ऐड करने के लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको आप अर्थमेटिक, और दूसरा हम कौन से यूज करते हैं उनके अंदर अर्थमेटिक और अलजेब्रिक रूल से आप उनको ऐड कर सकते हैं। तो मीन आप सिर्फ एक लाइन को ऐड करके इसी थ्योरी को इसके अंदर भी लिख सकते हैं। इसकी थ्योरी और इसकी थ्योरी दोनों की सेम है। नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। ये भी स्केलर और वेक्टर कॉन्सेप्ट है, ये भी स्केलर और वेक्टर कॉन्सेप्ट है। नीचे वाली थ्योरी इनकी सेम होगी सर, फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा चेंज लिखना पेपर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर देखें, टू वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, कैन देयर सम बी 0? एक्सप्लेन। इसका बच्चों क्लियर कट आंसर नो होगा, चूंकि अनइक्वल वेक्टर्स अगर आपके पास 3 हो ना मिनिमम, तो उनका सम 0 हो सकता था। अगर अनइक्वल वेक्टर्स 2 दे रहे हैं तो उनका सम कभी भी आपके पास 0 नहीं होगा। तो अगर अनइक्वल वेक्टर मिनिमम 3 हो तो उनका सम 0 होता है। अगर 2 वेक्टर्स हो, उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, उनकी डायरेक्शन अगर डिफरेंट हो तो उनका सम 0 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना तो कैसे लिखना है आपने? नो द सम ऑफ 2 अनइक्वल वेक्टर्स कैन नॉट बी 0। फॉर द सम ऑफ वेक्टर टू बी 0, वेक्टर मस्ट हैव इक्वल मैग्नीट्यूड विद अपोजिट डायरेक्शन। उस वक्त सम 0 होना है जब 2 वेक्टर की मॉड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। लेकिन अगर हम रिजल्टेंट 0 लगाना है ना अनइक्वल वेक्टर्स का, तो उसके लिए मिनिमम हमारे पास 3 क्वांटिटीज होनी चाहिए, 3 वेक्टर्स होने चाहिए, तो अनइक्वल वेक्टर्स का सम 0 होगा। अदरवाइज 2 अनइक्वल मैग्नीट्यूड का सम कभी भी किसी भी केस में 0 नहीं होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों 12। इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर देखें, लेट करना है आपने ए एंड बी आर 2 वेक्टर्स। ये इनके नाम पे नहीं जाना, चूंकि इसकी डायग्राम मेरे से हाथ से बन नहीं रही थी, मैंने इसको स्केच करके कुछ इस तरह का बना दिया है। यूं समझना है इस लाइन पे वेक्टर ए है आपका, इस लाइन पे आपने वेक्टर ए माननी है कि यहाँ पे वेक्टर आपके पास ए है, और इसके बाद यहाँ पे जो ये लाइन है इसको ऊपर ए नहीं कहना, इसको आपने वेक्टर बी का नेम दे देना है। तो ये ए आ जाएगा, ये वेक्टर बी। तो इसका सम क्या होगा? अगर इनका रिजल्टेंट निकालें ए और बी का, तो ये इनका क्या होगा? रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये सम है। अगर ये वेक्टर आपका वही ए है, इसके नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी।
तो बी के लिए डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। जिस वेक्टर को माइनस करना होता है ना, उसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं। अगर बी की डायरेक्शन पहले ऊपर थी, यहाँ बी की डायरेक्शन किधर कर देंगे हम, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बी हमारा नेगेटिव कंसीडर होगा, जो कि डायरेक्शन उसकी चेंज हो चुकी है। तो इसका डिफरेंस कैसे लिखना है, ये लाइन आपको रिजल्टेंट वेक्टर का डिफरेंस बताएगी। तो a माइनस बी की फॉर्म में लिख देना है। तो r से इक्वल टू सम वाली ये लाइन है, और डिफरेंस वाली इसके अंदर ये वाली लाइन डिफरेंस शो कर रही है इस जगह से। तो अगर हम देखें एंगल क्यू ओ एस, अगर ये पूरा एंगल देखें तो किसके बराबर होगा वो, क्यू ओ एस। ये लाइन देखें, बल्कि क्यू ओ एस आपके पास 45 डिग्री। या हमारे पास दूसरा हमने एंगल कौन सा ले लेना है, ओ ओ क्यू एस। ओ हमारे पास क्यू और एस, ये एंगल 45 डिग्री है। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। लेकिन वैसे टिपिकल रूल ये होता है, जिस एंगल को रीड करना है ना, वो आपने सेंटर पर रखना है। इसको आप ऐसे ही लिखें क्यू ओ एस, मतलब ये वाला अल्फा यहाँ पे 1 बना हुआ ना, ये एंगल 45 डिग्री का बनता है आपका। सिमिलरली अगर इसको देखें, दूसरा एंगल आपके पास कौन सा बनेगा, पी ओ एस। जिस पॉइंट पर एंगल बनता है अल्फा 2 है, ये भी कितना होगा, 45 डिग्री की फॉर्म में। अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो क्यू ओ एस की वैल्यू निकल आएगी। क्यू ओ एस की बजाय आप ऐसे करें, बल्कि इनको सम कर रहा हूं मैं, पी ओ एस निकाल देता हूं। पी ओ एस 45, क्यू ओ एस 45, दोनों को सम करें, क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ओ पी के। मतलब इस एंगल को जमा करें, इस एंगल को जमा करें, तो टोटल क्यू ओ पी बनेगा। क्यू ओ पी वाला जो एंगल है, वो क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस के सम के इक्वल होगा। मीन एंगल का आंसर आएगा 90 डिग्री। इट मीन्स दैट कि हमारे पास क्या होगा, ओ क्यू जो है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ओ पी के ऊपर। ओ क्यू जो है वो ओ पी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर। चूंकि दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 90। यही बच्चों आपने प्रूव करना था, कि कंसीडर किए थे आपने टू वेक्टर्स ए एंड बी, इक्वल लेंथ थी, उनको परपेंडिकुलर इच अदर के, उनका सम ए प्लस बी था, और डिफरेंस ए माइनस बी था। दोनों का रिजल्टेंट सेम है, वो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे इसका। और अपने ये बात साबित की है फिलहाल अभी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दो सम और डिफरेंस को जब आपने हल किया, ये 45 एंगल, ये 45 एंगल, इसका मतलब क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस का सम 90 आ गया। तो ओ क्यू लाइन जो थी वो ओ पी लाइन के ऊपर क्या आ गई, परपेंडिकुलर। मीन ए जो आर है, इसको कहा था ना आपने, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो दोनों सम और डिफरेंस में एंगल आपका 90 डिग्री बन गया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखिएगा। से hence we can say r is perpendicular to r naught। एक और कह लें, सम वाले को r, डिफरेंस वाले को r naught का नाम दिया था मैंने, उनको हल किया था तो परपेंडिकुलर निकल आए। अब उनकी मैग्नीट्यूड जरा देखें। ऊपर वाले की मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर। अगर डिफरेंस लेना था हमने तो उसका ए माइनस बी आया था ना, तो ए का स्क्वायर तो ए ही रहेगा, माइनस बी का स्क्वायर भी प्लस ए आ जाएगा। तो 1 और इक्वेशन 2 से दोनों के आंसर क्या आ गए, सेम। तो मैग्नीट्यूड सम की भी वही बन रही है, मैग्नीट्यूड आपके पास डिफरेंस की भी वही बन रही है, और आर और नॉट परपेंडिकुलर भी आ गए। यही बच्चों आपने सवाल में से साबित करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। How would two vectors of same magnitude have to be oriented if they were to be combined to give the resultant equal to the vectors of same magnitude? When angle between two vectors magnitude is 120 degree, a वेक्टर है, b वेक्टर, इन दोनों के दरमियान एक एंगल 120 डिग्री होगा। इस केस में इनका जो रिजल्टेंट है वो भी क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड के अंदर। मतलब a और b की मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये गिवन है। अगर इन दोनों वेक्टर्स को आप मिला देते हैं, किस एंगल पर मिला रहे हैं, ए और बी को 120 के ऊपर, तो इनका जो रिजल्टेंट है, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर हेड से मिलाएंगे, तो इसकी लेंथ भी इनकी लेंथ के सेम आ जाएगी। इस तरह से ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे। तो बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुन लीजिएगा। अगर दो वेक्टर के दरमियान एंगल 120 डिग्री होगा, तो इन दो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्टेंट मिलेगा, उसकी लेंथ भी इन वेक्टर की लेंथ के सेम होगी। इसको हमने एक्सप्लेन किया है शॉर्ट के अंदर। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिएगा। two vectors have to be combined, magnitude 60 Newton and 35 Newton. Pick the correct answer from given below and tell why it is only one of three that is correct. 100 Newton, 70 Newton, 20 Newton. तो लेट ए की वैल्यू आप कंसीडर कर लेंगे, और उसके साथ आप बी की वैल्यू कंसीडर कर लें।
A1 मैंने 60 न्यूटन मान लिया इसको, B की जगह मैंने A2 यूज कर लिया 35 न्यूटन। तो पहले स्टूडेंट आप आंसर करने से पहले लॉजिक देखें, इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी वो आप सम लेने से निकालेंगे। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 95, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 95, अपर लिमिट आपने निकाल ली। फिर आपने निकाल लिया लोअर लिमिट, लोअर में हमने क्या करना, दोनों का डिफरेंस, A1 माइनस A2, 60 माइनस 35 कितना आ रहा है 25 न्यूटन। तो मीन स्टूडेंट आपका आंसर 25 और 95 के दरमियान आना चाहिए। ये आपकी कौन सी है, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। और ये जो हमने निकाली 25, ये कौन सी आ रही है, लोअर लिमिट। अब जरा आंसर्स की तरफ आए। 100 न्यूटन क्या इस रेंज में आ रहा है, नहीं, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। जो 20 न्यूटन है क्या इस रेंज में आ रहा है, 25 लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये भी इसकी रेंज में नहीं आ रहा। तो हमारे पास 70 न्यूटन क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ये इस तरह के एमसीक्यू तो आपको ई कैट और एमडी कैट में आ जाते हैं एक्सेल पेपर के अंदर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आपने देखना है, तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर सपोज द साइड्स ऑफ क्लोज पॉलीगन रिप्रेजेंटेड बाय a vector arrangement had to take rule y is the sum of these vectors, what is the sum, sorry y नहीं, what is the sum of these vectors। जब भी क्लोज फिगर बनती है, हमने इसको क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था, क्लोज फिगर का सम हमेशा 0 होगा, चूंकि रिजल्टेंट की प्लेस नहीं बनती। लेकिन बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करना पेपर में आपने, सम विल बी 0 बिकॉज द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर मीट्स विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये देख सकते हैं लास्ट वेक्टर का हेड f का किससे मिल रहा है, a की टेल से, लिहाजा सम इसका 0 होगा। In this case, head of the last vector coincide with the tail of first vector, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, तो सम इनका क्या होगा, 0 होगा। What is sum of this sum will be 0। तो आंसर करके इनको वेक्टर फॉर्म में लिख देना और उसके साथ ये आपने इसकी डायग्राम बनानी है। ये कंपलसरी है, डायग्राम के बगैर आपको 1 नंबर मिलेगा पेपर में उसका। नेक्स्ट है बच्चों 16 शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट नहीं है, ये एमसीक्यू है, इसका सिर्फ आप आंसर याद रख लें कि ये आपके पास दो शेप हैं, उनकी डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बीटा है। इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करना, इतनी लेंथी स्टेटमेंट बोर्ड में वैसे भी नहीं आती। तो इसको मैंने कैलकुलेशन की हुई है इसकी, तो डायरेक्ट मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ, बीटा इज करेक्ट। तो वेस्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन कंसिडर कर लेनी है। इसी क्वेश्चन का बी यूज है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर फोर्स अप्लाई की हुई है, स्मॉल ऑब्जेक्ट पी के ऊपर मैस एम है, रेस्ट पे सो ऑन। खैर इसका भी आप आंसर ही याद रख लें। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, एफ कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा थीटा। तो रिजल्टेंट कैसे एक्ट करेगा, हमारा अप एंड अलोंग द सरफेस ऑफ द प्लेन इज एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। मीन ये इसका रिजल्ट है, जस्ट इसका रिजल्ट याद रख लें। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम 17 शॉर्ट क्वेश्चन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तकरीबन हर दूसरे या तीसरे साल ये रिपीट हो जाता है एमसीक्यू। इफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a1 एंड a2 वर रिवर्स्ड, हाउ दिस अल्टर्ड। तो स्टूडेंट आप याद रखो कि अगर ये इनिशियल लेता हूँ a1 क्रॉस a2, a1 हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, a2 आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो a2 ऊपर जा रहा था, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। A1 नीचे जा रहा था, इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इसकी उलट हो जाएगी। तो ये कंपोनेंट रिवर्स करने के बगैर A1 क्रॉस A2 आया था, रिजल्टेंट किधर आ रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव मॉड आपका या पॉजिटिव क्रॉस प्रोडक्ट मिल रही है। अगर दोनों कंपोनेंट रिवर्स कर देते हैं, ये भी A1 क्रॉस A2 है, ये भी क्या करना है आपने, A1 क्रॉस A2 करना है। ये भी साइन नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, इसके ऊपर राइट हैंड रूल लगाएं, रोटेट फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉल पॉसिबल एंगल थीटा। अगेन थंब पॉइंट प्लेन के क्या आएगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि अगर आप सिंपल प्रोडक्ट लेते हैं और उसके आप कंपोनेंट रिवर्स करने के बाद प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों के अंदर हमारा आंसर क्या रहता है, सेम। तो प्रोडक्ट डज नॉट अल्टर्ड। इसको बोर्ड में कैसे लिखना, वो मैंने कुछ इसमें कैलकुलेशन लिखी है इसके अंदर। तो स्टूडेंट ये जो मैं मेथड लिख रहा हूँ, ये बोर्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसको फॉलो कर सकते हैं। देयर विल बी नो इफेक्ट इफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ A1 एंड A2 वर रिवर्स्ड, बिकॉज वी नो दैट डायरेक्शन A1 क्रॉस A2 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग A एंड B। जिस प्लेन में वेक्टर A और B लाई कर रहे हैं ना, इसका आंसर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है हमेशा 90 के एंगल के ऊपर। जैसा कि फिगर में आपको यहाँ प्लेन के परपेंडिकुलर आंसर मिल रही है, यहाँ भी प्लेन के परपेंडिकुलर है आफ्टर रिवर्सिंग कंपोनेंट, आफ्टर रिवर्सिंग द साइन। तो दोनों केसेस में आंसर आपकी प्लेन के परपेंडिकुलर मीन सेम डायरेक्शन में आंसर आ रही है। Now, if the components of A1 and A2 were reversed, if you take negative for vector A1 and negative of A2, A2 का नेगेटिव क्या होगा डायरेक्शन इसकी, इस मद में
A1 का नेगेटिव क्या होगा, इसकी डायरेक्शन इसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो ये चीज इसकी यहाँ से बन जाती है। तो इसका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा आपका सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट शॉर्ट है आपके पास, नेम द थ्री डिफरेंट कंडीशन A1 क्रॉस A2 0। तो A1 A2 कुड बी 0 इफ A1 और A2 इज अ नल वेक्टर, या ये वाला नल हो जाए या ये वाला नल हो जाए तो भी उनका वेक्टर प्रोडक्ट 0 होगा। A1 A2 अगर क्या होंगे पैरेलल, A1 A2 इज इक्वल टू A1 A2 साइन ऑफ थीटा इंटू n। तो साइन कितना है 0, साइन 0 क्या वैल्यू देगा आपको 0, तो भी आंसर आपकी 0 रहेगी, नल वेक्टर रहेगी। A1 और A2 अगर एंटी पैरेलल, एंगल कितना होगा 180, साइन 180 भी कितना होता है स्टूडेंट 0, तो इसका आंसर भी क्या मिलेगा आपको नल वेक्टर। देखने को ये बहुत छोटा शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड के लिहाज से इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। 19 देखे, आइडेंटिफाई ट्रू स्टेटमेंट एंड फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू है या फॉल्स है आपने एक्सप्लेन करनी है। बॉडी इन इक्विलिब्रियम इंप्लाइज दैट इट इज नॉट मूविंग नॉट रोटेटिंग, पहले तो स्टूडेंट फॉल्स कंडीशन है। A body moving with constant velocity can be in equilibrium, that is called the dynamic equilibrium। तो डायनामिक में बॉडी तो हमारे पास वो मूवमेंट में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट है। सेकंड है, इफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू फॉर्म अ क्लोज पॉलीगॉन देन द बॉडी इज said to be equilibrium, that is correct। The vector sum will be 0 for the coplanar forces forming a closed polygon satisfied first condition of equilibrium। That's why first condition आपके पास क्या होगी, फॉल्स होगी, और सेकंड स्टेटमेंट आपकी कौन सी होगी, ट्रू, क्योंकि इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी ट्रू साबित हो रही है। नॉर्मल तौर पे इस तरह के बोर्ड में क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन आपने याद रखना फिर भी इसको। 20 क्वेश्चन को कैलकुलेशन इसके अंदर ये भी आ सकता है। अब पिक्चर को आपने वॉल के साथ 2 स्ट्रिंग से हैंग किया हुआ है, तो स्टूडेंट यूं समझे एक स्ट्रिंग आपकी इस तरह से है, यहाँ से मैं कुछ लाइन फर्जी ड्रा कर देता हूँ आपको, ये आपने इसको अटैच किया है स्ट्रिंग को, तो यहाँ से आपने दूसरी जो स्ट्रिंग है वो यहाँ से ड्रा कर लें आप इसके साथ ही। इस स्ट्रिंग के ऊपर मैं इसको यहाँ से इस कॉर्नर से मिला देता हूँ, ये 2 स्ट्रिंग है जिससे आपने पिक्चर को हैंग किया हुआ है। तो ये इसके क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वाई एक्सिस, और इसके ऊपर अगर मैं स्ट्रेट लाइन लगा देता हूँ यहाँ से ऐसे की, तो ये हमारे पास कुछ लाइन ऐसे मैंने ड्रा कर दी, ऐसे समझ लें आप इसको, यूं थोड़ा सा इधर ले बस, ठीक। तो ये वाले इसके अंदर स्टूडेंट ये भी टी वाई कंपोनेंट अपवर्ड, ये भी टी वाई कंपोनेंट अपवर्ड, अपवर्ड वेक्टर्स टेकन एज पॉजिटिव, डाउनवर्ड वेक्टर्स टेकन एज नेगेटिव। तो कॉन्फ़िगरेशन शोज, इसकी पिक्चर जो कॉन्फ़िगरेशन शोज दैट इट विल हैव मिनिमम टेंशन अगर थीटा कितना होगा 90, लेकिन हम तो कैलकुलेशन के साथ देखेंगे इसके अंदर। उसके अंदर समेशन एफ वाई कितना होगा इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। टी वाई किधर एक्ट कर रही है, अपवर्ड, यहाँ पे भी टी वाई एक्ट कर रही है आपकी, यहाँ पे भी टी वाई आपकी एक्ट कर रही है, दोनों फोर्सेज अपवर्ड क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। वेट किधर एक्ट कर रही है आपकी, डाउनवर्ड, तो वेट आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अपवर्ड टेकन एज, upward component taken are positive, downward vertical component taken as negative। तो बेसिकली ये कंपोनेंट ही है पिक्चर के वेट के, टेंशन अपवर्ड और वेट उसका डाउनवर्ड, टेंशन दोनों प्लस हो जाएंगे, वेट उसमें से माइनस। तो समेशन एफ वाई की वैल्यू मैंने नीचे यूज की हुई है, टी वाई प्लस टी वाई माइनस डब्ल्यू। तो 2ty इज इक्वल टू आपके पास माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, 2ty इज इक्वल टू टी साइन ऑफ थीटा, जैसे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है ना, तो टी वाई इज इक्वल टू टी साइन थीटा, टेंशन बेसिकली फोर्स ही होती है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, डब्ल्यू के, तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ओवर 2 साइन ऑफ थीटा। तो इसकी वैल्यू कब हमारे पास मिनिमम आएगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम होती है, 90 पे। जब ओवर के नीचे वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टेंशन उस पॉइंट पर हमारी क्या हो जाएगी, मिनिमम। इसलिए मिनिमम टेंशन के लिए एंगल का 90 होना जरूरी है, चूंकि टेंशन का साइन से रिलेशन इनवर्स है। तो इसलिए हमारे पास मिनिमम आंसर कब आएगा, जब ओवर के नीचे मैक्सिमम होगा। साइन मैक्सिमम वैल्यू 90 एंगल पे देता है, इसी टेंशन हमारी वहां पे मिनिमम हो जाती है। नेक्स्ट वन, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, कैन अ बॉडी रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट, नो। तो टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए टॉर्क में मूवमेंट आर्म और फोर्स का होना जरूरी होता है। स्टूडेंट, अंडर द एक्शन ऑफ वेट अगर बात की जाए तो उस पॉइंट पर आपका मूवमेंट आर्म क्या हो जाती है, 0। जब मूवमेंट आर्म 0 हो जाती है तो वहां पर टॉर्क भी कोई प्रोड्यूस्ड नहीं होती। स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।